बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे सब लोग ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 उसका लेक्चर नंबर 6 है। चैप्टर ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसकी एक्सरसाइज पे बात होगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। सबसे पहले एमसीक्यूज पे बात करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज। जी, एमसीक्यूज में देखिए, मैं रीड आउट करता हूँ। आप लोग अपनी पेज बुक का पेज 114 जो है वो ओपन करेंगे। मैं सिर्फ आपके साथ आंसर शेयर करूंगा। पहला पॉइंट है, एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। किसकी वजह से? कंडक्टर्स में डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसमें डी पार्ट आंसर होगा पहले का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये आप साथ साथ नोट करते जाएं। सेकंड क्या है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर व्हेन 3 एम्पियर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट। देखिए जी, हमने क्या पॉइंट आउट करना है? वोल्टेज। वोल्टेज किसके इक्वल होता है? V इज इक्वल टू आई आर। सिंपल, आपने देखना है V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई यहां पर कितना दिया जा रहा है? सेकंड में आई है 3 एम्पियर और आर है 6। 3 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना होता है? 18। देखिए 18 कहां लिखा हुआ है? सी वाला पार्ट जो इसका आंसर होगा 18 वोल्ट। इसके बाद आ जाए थर्ड में। थर्ड में पूछा गया, व्हाट हैपेंस टू द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द लैंप्स कनेक्टेड इन सीरीज एज मोर एंड मोर लैंप्स आर एडेड। सीरीज में है, आप मजीद ऐड करते जा रहे हैं लैंप्स, क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी भाई ब्राइटनेस। तो इसका आंसर होगा बी, यानी डिक्रीजेस। जी, फोर्थ। फोर्थ में क्या है? वाई शुड हाउस होल्ड अप्लायंसेस बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्टेज सोर्स। यानी पैरेलल क्यों अटैच करते हैं? डेफिनेटली टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स। सी वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, कि सेम वोल्टेज उसको मिले। ठीक है, लिख देता हूं थोड़ा सा। टू प्रोवाइड कौन से वाला आंसर है? टू प्रोवाइड सेम वोल्टेज वाला, ये आंसर आपको लिखना है। उसके बाद आ जाए नंबर 5। नंबर 5 में क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ दोनों जो है वो क्या है? आर द डिफरेंट टर्म्स है। बी वाला आंसर होगा इसका। नंबर 6 पे आ जाए। नंबर 6 में है, व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन सिंपल इलेक्ट्रिक करंट वी डबल द। क्या क्या डबल हो जाएगा भाई? करंट भी डबल हो जाएगी, पावर भी डबल हो जाएगी, रेजिस्टेंस तो जाहिर है नहीं। अब देखिए इसमें क्या आंसर होगा? बोथ ए एंड बी। डी आंसर होगा इसका भाई, ए एंड बी बोथ। ए वन। नंबर 7। नंबर 7 में है, इफ वी डबल बोथ द करंट एंड द वोल्टेज। अगर दोनों को डबल कर देते हैं, करंट को भी वोल्टेज को, तो फिर इन अ सर्किट व्हाइल कीपिंग अ रेजिस्टेंस कांस्टेंट द पावर। पावर जो है वो किसकी इक्वल है? आई वी की। तो डबल मतलब 2 2 जार क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी क्वाड्रुपल्स होगी। डी वाला इसका आंसर होगा, क्वाड्रुपल्स। इसके बाद आ जाए एट्थ वाला। एट्थ में है, व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ अ लैम्प कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सोर्स व्हेन इट कैरीज 2.5। देखिए 12 वोल्ट को आप एम्पियर से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 टू सर क्या होता है? 12 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं, क्या है आपको पता समझ आ जाएगी। 12 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो कौन सा रेटिंग है यूज करेंगे? 30। तो देखें जी 30 वाट का आप लोग जो है वो यहां यूज करेंगे, वो है सी आंसर होगा इसका, सी 30 वाट। उसके बाद द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज 8 ओम है, तो देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल अरेंजमेंट विल बी। तो पैरेलल में वो कितनी होगी? देखिए 8 है, कैसे 8 कैसे आ रही है कि आर ई जो है वो 8 है। दोनों रेजिस्टर R1 R2 जो है वो क्या है? वो R1 प्लस R2 दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। तो ये अगर 8 है तो ये भी अगर R हो, ये भी R हो, सेम है दोनों, तो फिर 2R। यहां से हम निकाल सकते हैं कि 2R इज इक्वल टू 8। या सादा लफ्जों में मैं यहां से ऊपर ले जाता हूं, इसको यहां सॉल्व कर देता हूं कि R फिर किसके इक्वल आ रहा है? 8/2 के। 8/2 मतलब 4। यहां से पता चल गया कि रेजिस्टेंस जो है वो 4 है। अब आप वो कह रहे हैं कि इन रेजिस्टेंस को मतलब जो देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल अरेंजमेंट विल बी कितनी होगी? अब आपने कंबाइंड रेजिस्टेंस यहां निकालनी है, आपको पता लग गया कि दोनों 4 है। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं? पैरेलल में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। दोनों सेम है तो 1/r 1/r। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे ये 1/4 प्लस 1/4 1/r ई। तो क्या होगा भाई? 2/4। ठीक है जी, किसके इक्वल हो गया? 1/r ई के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? आर ई किसके इक्वल हो जाएगा? 4/2 के। तो आर ई की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 2। देखिए जी
ओहम जो है वो ए पार्ट इसका आंसर होगा। ये आपका था एट्थ वाला, सॉरी नाइन्थ वाला। नाइन्थ वाले का क्या आंसर होगा? ए। 2 ओहम जो है इसका आंसर जो भी हमने निकाला है। ठीक है, ये तो थे बेटा एमसीक्यूज। इसके बाद रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। जी, अब आ जाते हैं आपके रिव्यू क्वेश्चंस। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के मैं आपको निशान लगाऊंगा बुक के ऊपर ही। ठीक है, रिव्यू क्वेश्चंस, उसमें है जी पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको बुक का पेज नंबर आपने जो है मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ, वो नोट करते जाए। पेज नंबर 91 और 92 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट? देखिए बेटा, ये आपको मैं नोट्स शेयर करूंगा इंशाल्लाह, मतलब शॉर्ट की शक्ल में, वहां आपको नोट सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होती है वो आपकी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। कन्वेंशनल करंट जो है पॉसिबल। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, ये मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि नोट्स में इसको आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 पर। What do we mean by term EMF? Is it really a force? Explain। ये बेटा आपको पेज नंबर 95 और 96 पर, बुक के पेज नंबर 95 और 96 पर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मिलने वाला है। आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें क्वेश्चन ये है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है, उन दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर भी मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, प्रॉपर बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ कि दोनों में क्या फर्क होता है। देखिए, ईएमएफ जो है वो आपकी एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है सारा, मतलब चार्ज कंप्लीटली सर्किट के अंदर जो मतलब होता है, पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो फिर ईएमएफ की समझ आती है। लेकिन जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, वो किसी भी 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट ए एंड बी, मतलब हायर लोअर लेकर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट जो है वो साइकिल की जरूरत नहीं होती। ये मेन इनमें डिफरेंस होता है। नोट्स में इंशाल्लाह आपको प्रॉपर आंसर भी मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन ओहम्स लॉ, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। इसके लिए आपको बेटा पेज नंबर 97 98 पर आपको इसका आंसर मिलने वाला है। पेज नंबर 97 और 98 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट। इसका पेज नंबर 98 पर आपको आंसर मिलेगा। बुक की पेज नंबर 98 पर इसका आंसर मौजूद होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इसके लिए आपको जो आंसर मिलेगा, मैंने आपको इनका आंसर जो है बकायदा वहां पर लिखवाया था जब आर्टिकल पढ़ाए थे। दोनों को आपने डिफाइन करने एग्जांपल लिखनी है। पेज नंबर 100 और 101 पर वैसे आपको आंसर मिलेगा, लेकिन डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल्स दोनों की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 107 और 108 पर आंसर मिलेगा इसका। उसके बाद आ जाती है क्वेश्चन नंबर आपकी 8 की बात हम कर रहे थे, नहीं ये आपका 7 था, 7101 है। और 8 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा आपको, एक्सप्लेन द एनर्जी डिसिपेशन। ठीक है, मतलब हाँ ठीक है। पेज नंबर जो है ये बेटा आपका 104 है। एंड व्हाट इज जोल्स लॉ, 104 और 105 पर मिल रहा है इसका आंसर। ये बाय मिस्टेकन जो है वो नेक्स्ट वाले का लिखा गया था, 105 और 104 पर आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 9 वाला क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो आपको मिलेगा। ये है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी। ये 107 और 108 पर मिलेगा, पेज नंबर 107 और 108 पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये 102 और 103 पर आपको मिलेगा, पेज नंबर 102 और 103 पर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपको पेज 101 और 102 पर आपको इसका आंसर मिलने वाला है, 101 और 102 पर। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब ब्रीफली द हैजर्ड्स ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपको जो मिलने वाला है पेज नंबर ये भी 109 है और 110, उस पर आपको आंसर इसका मिलेगा। उसके बाद 13 जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 4 सेफ्टी मेजर्स दैट शुड बी टेकन इन द कनेक्शन विद द हाउस होल्ड सर्किट। ये पेज नंबर 1111, ठीक है, 111 और 112 पर इसका आंसर मिलेगा।
उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 14। ये भी आपको नोट्स में मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें आपने एक सर्किट जो है वो डिजाइन करना है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कैसे आपने एक सर्किट डिजाइन करना है, रीड आउट करके बताता हूँ। नोट्स में आपको प्रॉपर मिल जाएगा, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसके इसमें देखिए पूछा क्या गया है, इसमें जो पूछा गया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो है कि आपने एक सर्किट डिजाइन करना है इस तरह से, स्टडी रूम बनाना है, द नीड्स द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इन पैरेलल। 100 वाट लैंप आपने ऑपरेट करना है बाय वन स्विच, और वन रीडिंग लैंप फिटेड करना है। 40 वाट का बल्ब होगा विच कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ लगाना है साथ फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द, फिर लास्ट में पूछा गया इक्विपमेंट्स इन पैरेलल इंस्टेड ऑफ सीरीज। देखिए पहले तो आपने वो सारा कनेक्शन बनाना है, मतलब आपने दो वायर बना लेनी, एक आपकी न्यूट्रल वायर होती है, एक आपकी लाइव वायर होती है। अब ये जो न्यूट्रल और लाइव वायर होती है इसको आपने किस तरह से आगे अटैच करना है, मतलब एक आपकी ये वायर है, यानी जो लाइव वायर होती है उसकी उसी के साथ आपने यहाँ पर दो स्विचेस बनानी है। एक यहाँ समझ लें कि ये एक स्विच S1 है, इसी तरह से आपने एक यहां बना लें, चले ये आपका होगा S2। अब ये जो स्विचेस हैं इनके साथ आपने दोनों बना लें, कोई भी एक ऊपर रख दें कोई भी एक नीचे रख दें, मतलब एक आप इसके साथ अटैच कर दें। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो 40 वाट की, मतलब यहाँ पर मैं अगर ये एक सर्कल बनाता हूँ इसके अंदर मैंने ये रेजिस्टेंस ये 40 वाट, और दूसरी मैंने इस स्विच के साथ अटैच कर दी यहाँ पर भी, ये ले एक और रेजिस्टेंस ये 100 वाट वाली, ठीक है। इन दोनों को आगे आपने कहाँ अटैच करना है, ठीक है जी, ये दोनों आपके लाइव वायर्स के साथ अटैच हो गई। आगे इनको आपने ये जो आपकी न्यूट्रल वायर नीचे आ रही है इसके साथ आपने अटैच कर देना है, ठीक है, इसके साथ इसको भी और इसको भी, ठीक है। ये इस तरह से बेटे आपने दोनों जो है वो बनाने हैं। ये आपकी 40 वाट का और ये आपका 100 वाट का, ये दोनों स्विचेस, ये आपकी लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर। ये तरीकाकार होगा जिससे आपने ये पूरा सर्किट जो है वो खुद डिजाइन करना था। मजीद पूछा गया था कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द इक्विपमेंट्स पैरेलल से। आप पैरेलल में क्यों इनको अटैच किया जा रहा है, पैरेलल में करने का फायदा ये होता है कि अगर आप स्विच ऑफ इसका करते हैं तो सिर्फ ये वाला बल्ब जो है ऑफ होगा, ये वाला चलता रहेगा। अगर आप इसको सीरीज में कर देते तो कोई एक ऑफ करते तो दोनों ऑफ हो जाते। तो पैरेलल करने का मकसद ये है कि एक जिसको मर्जी आप चलाएं, या अगर ये आपका काम नहीं करता तो दूसरा तो काम करेगा ना। तो इस तरह से इसको पैरेलल तरीके से इस वजह से इनको रखा जाता है ताकि दोनों को सादा लफ्जों में ये समझें कि जो 240 अगर वोल्टेज है तो दोनों को सेम मिले। अगर आप सीरीज में करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज, यहां पर वोल्टेज दोनों को एग्जैक्टली सेम मिलेगा। ये तो थे भाई आपके सारे रिव्यू क्वेश्चंस। अब रिव्यू क्वेश्चंस के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपके आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में से जी पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इन कंडक्टर्स चार्ज इज ट्रांसफर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेदर देन बाय पॉजिटिव चार्जेस। ये 14.1 की बात हो रही है कंसेप्चुअल क्वेश्चन की कि भाई कंडक्टर्स में क्यों ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, वो जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। देखिए पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो अंदर क्लोजली पैक्ड होते हैं उसके अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली होते हैं, इजीली मूव कर रहे होते हैं, वो बाउंड नहीं होते, वो आसानी से मूव कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज है वो इसमें फ्लो करता है। इसकी भी मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा क्वेश्चन के आंसर, नोट्स आपको बकायदा इसके भी मिल जाएंगे, ये सारे नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये आपको मैं लिख देता हूँ कि ऑल क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे, फ्रॉम नोट्स। 14.2 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अ बैटरी। जहां तक देखिए बेटा सेल की बात होती है, सेल में आपके दो, समझ लें कि दो आपके पास इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, मतलब उनको आपने आगे यूटिलाइज करते हैं जिसमें आप केमिकल एनर्जी जो होती है उसके अंदर उसको आगे कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और सेल में जैसे मैंने आपको बताया कि दो, एक एनोड और एक कैथोड, ये एनोड होता है पॉजिटिव वाला और ये आपका कैथोड होता है। लेकिन बैटरी में क्या होता है, बैटरी में जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं, इसमें तो एक सेल होता है, उसमें ग्रुप्स ऑफ सेल जो है उसको कनेक्ट करके बैटरीज वगैरह बनाई जाती है, और बैटरी में आप लोग जो है एनर्जी जो है वो एक सिंगल सेल की निस्बत ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, ये फर्क होता है। उसके बाद आ जाए 14.3 पे। 14.3 का क्या क्वेश्चन है, कैन करंट फ्लो इन अ सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। भाई नहीं, क्योंकि करंट और आपने ओम्स लॉ में क्या देखा है कि आई और जो वी है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी हो या आई हो एक दूसरे के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जाहिर है जी जब तक आपका जो वी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट कैसे फ्लो करेगा। तो जैसे जैसे आपका वोल्टेज जो है वो बढ़ता है, ये कम होता है, उसी से आपका करंट जो है वो उस पर मुनहसिर होता है। इसीलिए जो है करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर उसमें फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये भी आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। उसके बाद है 14.4,
4 में क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट आर एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दस चेंज नेसेसरीली फ्लो बिटवीन देम। देखिए 2 पॉइंट्स हैं, मतलब आपका एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट है, मतलब अगर हम लेते हैं तो वो कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स ऑफ अगर एट अ डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उन पर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंट है, तो 10 चार्ज नेसेसरली फ्लो बिटवीन द, यकीनन भाई जब उनके दरमियान अगर वोल्टेज का फर्क है कि वी ए है और एक वी बी है, ये इनमें अगर फर्क होगा तो फिर ही चार्ज मूव करता है, अदरवाइज जो है वो मूव नहीं करेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क होना जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है। ठीक है, चार्जेस फ्लो करते हैं डिफरेंस की वजह से। इसके बाद आ जाता है 14.5। 14.5 में पूछा गया है इन ऑर्डर टू मेजर करंट इन अ सर्किट वाई एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एम मीटर को क्यों हम सीरीज में, भाई उसकी रीजन ये होती है कि एम मीटर में जो रेजिस्टेंस होती है, आप मैंने बात की थी, वो ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि जब आप करंट फ्लो करता है तो उसमें ड्यू टू इट्स लो रेजिस्टेंस हो रही है, इसमें रेजिस्टेंस लो होती है, इसलिए करंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लो कर सकता है। ठीक है, और वो जो है इसीलिए डिटेक्ट होता है, चेक किया जाता है आसानी से। ठीक है, एम मीटर में इसकी निस्बत अगर आप पैरेलल करेंगे तो फिर ये प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। सीरीज में इसको रखा जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस इसकी लो होती है तो मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो करता है इस वजह से। नेक्स्ट है 14.6 in order to measure voltage in a circuit वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। हाँ जी, वोल्ट मीटर की जहां तक बात है, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पर मैंने वो जो बात वहां कर रहा था वो यहाँ है बेसिकली, कि वोल्टेज जो है यहाँ पर हम फाइंड आउट करना होता है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होती है वोल्ट मीटर की वो काफी हाई होती है। ठीक है, हाई उसकी रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट होती है वो फिर कम जो है वो वहां से गुजरेगी और इफेक्ट जो है वो कम करेगी, नो करंट पासिस थ्रू इट एंड हेंस वोल्टेज ऑफ द सर्किट जो है वो रिमेन्स क्या रहेगा आपका, अनइफेक्टेड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा रेजिस्टेंस होगी इस वजह से, और इसलिए इसको पहले रखा जाता है। उसके बाद आ जाता है 14.7। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाउ मेनी वॉट आवर आर देयर इन 1000 जूल। 1000 जूल में कितने वाट आवर होंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वन जो वाट आवर होता है, 1 वाट आवर जो है आपका 1 वाट आवर, अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने पीछे डिस्कस किया था कि इसमें कितने भाई आपके होते हैं, 3600 वॉट। मतलब ये तो हम बात हमने लास्ट टाइम की थी आपके साथ, ये टॉपिक जो आपने वॉट आवर का पढ़ा था। अब पूछ रहे हैं कि 1000 जौल में कितने होंगे, यानी इसे उल्ट साइड पे पूछ रहे हैं कि अगर आपके 3600 जो आपका जौल है उसमें तो हमें पता चल गया कि 1 है। ठीक है, सादा लफ्जों में मैं इसको अगर दूसरी तरफ लिखता हूं तो भाई 3600 जो आपका जौल है उसमें वॉट आवर कितने हैं, 1 वाट आवर है। ठीक है जी, 1 वाट आवर। हमसे पूछा गया कि 1000 में कितने हो गए, तो यहाँ से पहले आप 1 जौल में निकालेंगे, 1 जौल में 1/13600, 1/136, और 1000 के लिए क्या करेंगे, 1000 जौल के लिए 1/3600 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1000 के साथ। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो भाई आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, 0.28 वाट आवर्स आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये 14.7 है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 14.8। 14.8 में पूछा गया है फ्रॉम योर एक्सपीरियंस इन वॉचिंग कार्स ऑन द रोड्स एट नाइट द ऑटोमोबाइल हेडलैम्प्स कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। देखिए भाई जो लैंप्स होते हैं उनको पैरेलल लगाया जाता है, उसकी रीजन क्या है। पैरेलल लगाने का मकसद या फायदा ये होता है कि अगर एक हेडलैम्प जो है वो काम करना छोड़ देगा, डिफेक्टिव हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो दूसरा चलता रहेगा। ठीक है, दूसरे हर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। अगर सीरीज में लगाते तो फिर क्या होता कि एक की वजह से दोनों ही या तीनों जितने भी हम अटैच करते हैं हेडलैम्प सारे के सारे बंद हो जाएंगे। मतलब ऑन ऑफ जो है वो इंडिपेंडेंट रहना जो है वो जरूरी है, और सबको वोल्टेज जो है वो अलग-अलग से कंप्लीटली मिलता रहेगा। ये वजह है कि उनको पहले रखा जाता है। उसके बाद आ जाता है 14.9। 14.9 में पूछा गया है अ सर्टेन फ्लैश लाइट कैन यूज अ 10 ओहम बल्ब और अ 5 ओहम बल्ब, विच बल्ब शुड बी यूज टू गेट द ब्राइटर लाइट, विच बल्ब डिस्चार्ज द बैटरी फर्स्ट। देखिए जिसका आपका ओहम 5 ओहम रेजिस्टेंस अगर कम है तो वहां पर ब्राइटनेस ज्यादा होगी, मतलब उसकी रेजिस्टेंस कम है, ब्राइटनेस बढ़ेगी, और उसी तरह से वही बैटरी को जल्दी डिस्चार्ज करेगा, यानी 5 ओहम वाला जो है वो आप इसका आंसर होगा। उसके बाद है 14.10। उसमें पूछा गया इट इज इम्प्रैक्टिसेबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज वाई। देखिए भाई इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटर दोनों को जब सीरीज में मतलब अटैच कर लेते हैं तो क्या होगा कि भाई दोनों उससे करंट जो होती है दोनों को मतलब
बढ़ जाएगी, करंट उनकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई इसकी वजह से करंट और पावर जो है उन दोनों बल्ब और हीटर में से गुजरने के बाद हम उनको इसी वजह से फिर जो है वो पैरेलल रखना ज्यादा मुनासिब रहता है, ताकि दोनों में से अलग अलग दोनों को वोल्टेज जो है वो मिले। अदरवाइज दोनों रेजिस्टेंस की जो है वो हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। करंट जो है फिर दोनों को पावर जो है अप्लायंसेस को जो मिलेगी वो भी उसी उसी वाले से उसका लॉस होगा ज्यादा, तो इसलिए हमें उसको पैरेलल अलग अलग से रखना बेहतर होता है। उसके बाद है 14.11 आखिरी 11 वाला, डज अ फ्यूज इन अ सर्किट कंट्रोल द पोटेंशियल डिफरेंस और द करंट। भी डेफिनेटली करंट को कंट्रोल करता है फ्यूज। घर में अगर करंट कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, उसको फ्यूज ही कंट्रोल करता है। मतलब एक्सीड कर जाए अपनी एक खास लिमिट से तो उसको स्टॉप हो जाता है, मतलब खुद वो सर्किट ब्रेक हो जाता है उसका, या मतलब वायर जो है हमें दोबारा जो मतलब उसका कनेक्शन करंट के साथ होता है, वोल्टेज के साथ नहीं होता। ये थे भाई आपके सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। इसके अलावा आपकी बुक में कुछ जो हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि वो भी इन्हीं के साथ डिस्कस कर लूं। वो भी नोट्स में है, और नेक्स्ट आपके फिर ब्लॉक क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस कुछ आपके दिए गए हैं, इनके भी नोट्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं डिस्कस आपके साथ करना चाह रहा था कि इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस लेक्चर में डिस्कस हो जाए। जी, इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक अ करंट 10 मिली एम्पियर टू डिलीवर 30 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए भाई हमने यहाँ पर टाइम निकालना है। देखिए क्यू यहाँ पर किसके इक्वल होता है, मतलब अगर आई की बात करने चले, करंट आई किसके इक्वल होता है, क्यू बाई टी के। अब यहाँ से टी निकालना चाह रहे हैं तो टी कैसे निकलेगा, क्यू बाई आई से। इसमें आपने क्यू की वैल्यू भी हमें गिवन है, ठीक है, आई की वैल्यू भी गिवन है, दोनों पुट करके आप आसानी से टी की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बता दिया है, नोट्स में पूरा सॉल्व है, इस तरह से इस मेथड से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच मेटल यूज एज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक्सप्लेन द रीजन। यहाँ पर जो है हम लोग टंगस्टन यूज करते हैं, ठीक है। अब उसकी रीजन भी देनी है कि हम टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो टंगस्टन होता है ये मतलब रेजिस्टेंस इसकी हाई रेजिस्टेंट होता है ये, तो इस वजह से जितनी ज्यादा रेजिस्टेंट ज्यादा होगी लाइट के रास्ते में उतना ही ज्यादा ये जलेगा, ठीक है, हीट अप होगा और उतना ही ज्यादा ग्लो करेगा, उतनी ही हमें ज्यादा रोशनी हासिल होती है इस वजह से, इसलिए टंगस्टन का मटेरियल यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बर्ड कैन सिट हार्मलेसली ऑन हाई टेंशन वायर। मतलब एक हाई टेंशन वायर पर बर्ड बैठा हुआ है तो मतलब वो सेफ है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बट इट मस्ट नॉट रीच, ठीक है, एंड ग्रैब नेबरिंग वायर, डू यू नो वाई। देखिए भाई, देखिए जब बर्ड एक मतलब हाई टेंशन वायर के ऊपर बैठा होता है तो उसका बॉडी जो है उसमें से करंट जो है वो कांस्टेंट फ्लो कर रहा होता है, डिफरेंस नहीं होता, ठीक है जी। पोटेंशियल डिफरेंस जो है अगर होगा, उसका बॉडी जो है वो उसमें से कांस्टेंट फ्लो हो रहा है तो इसलिए उसको करंट जो है उससे वो महफूज रहता है, ठीक है जी। अगर वो पोटेंशियल ऑफ टू वायर्स होगा, करंट विल फ्लो थ्रू द बॉडी ऑफ द बर्ड एंड कैन बी फेटल। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस तभी होगा जब वो दो वायर्स को टच करेगा तो फिर जो है उसके लिए फेटल हो सकता है। एक ही वायर के ऊपर बैठा है तो कांस्टेंट फ्लो है, करंट को दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा, तो इसलिए वो सेफ रहता है। ये था इसकी रीजन भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ये पूछा गया है, अ लाइट बल्ब इज स्विच्ड on for 40 seconds if the electric energy consumed by the bulb during this time is 2400 joule, ठीक है जी। फाइंड द पावर ऑफ द बल्ब। देखिए आपको क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ पर, आपको पता है कि पावर किसकी इक्वल होती है, पावर इक्वल होती है डब्ल्यू बाई टी के। आपको एनर्जी गिवन है और टाइम टी गिवन है, आप सीधी सीधी उसकी वैल्यू पुट करेंगे और टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आप आंसर निकाल लेंगे। ये इसका सिंपल इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, the current versus voltage graph of a resistor is a straight line, ठीक हो गया, with a constant slope. The graph for light bulb is curved with decreasing slope. What can you infer from this? देखिए जहां तक बात हो रही है रेजिस्टर की, रेजिस्टर जो है वो ओमिक लॉ को फॉलो करता है, इसलिए उसका जो ग्राफ होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन जहां तक हम टंगस्टन की बात करते हैं, मटेरियल रेजिस्टर जो है वो बल्ब में जो यूज होता है वो फॉलो नहीं करता, इसलिए उसका जो ग्राफ होता है वो कर्वी होता है। बात की समझ आ गई, क्योंकि ओमिक लॉ को वो फॉलो नहीं करता। जो ओम लॉ को फॉलो करेगा उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और जो नहीं फॉलो करेगा वो नॉन ओमिक कंडक्टर होगा। तो वो जो आपका बल्ब जो है उसके अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है वो नॉन ओमिक है, वो ओम लॉ को फॉलो नहीं करता इसमें। ये थे बेटा आज के हमारे सारे क्वेश्चंस जिसमें हमने इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब
नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे एक और लेक्चर में मुलाकात होगी और उसमें इंशाल्लाह हम सिर्फ जो है वो न्यूमेरिकल्स और ब्लॉक्स क्वेश्चंस पर बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।